नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम हिंदी भाषा के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो सवाल है वो इस प्रकार है कि जिन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मुख में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यानी स्वर ऐसी ध्वनि होती है जो बिना किसी बाधा के हमारे मुख से निकलती है, जैसे आ, ई, ऊ। इस प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं वे स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्र किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श मिलके छ का निर्माण होता है, इसलिए ये संयुक्त श्रेणी में आते हैं। तो आप इन्हें याद कर लें। छ, त्र, ज्ञ और श्र ये किस श्रेणी में आते हैं? ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। श ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस ध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा। श एक मूर्धन्य ऊष्म व्यंजन है जिसका उच्चारण जीभ को मूर्धा यानी कठोर तालु का पिछला भाग। मूर्धा किसे कहते हैं? कठोर तालु जो हमारी होती है उसका पिछला भाग होता है, उसे हम मूर्धा कहते हैं। से स्पर्श कराकर किया जाता है। श आप बोलेंगे श तो आपको उसका उच्चारण स्थान अच्छे से पता चलेगा। तो श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। व और ब ध्वनियों में मुख्य अंतर क्या है? व और ब ध्वनियों में मुख्य अंतर क्या है? व जो है वो दंतोष्ठ है, जबकि ब जो है वो ओष्ठ है। यानी व में दंतोष्ठ, व के उच्चारण में दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है, जबकि ब केवल दोनों होठों को मिलाकर बोला जाता है। तो इस प्रकार आप इन दोनों में अंतर देख लें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। द और दंतोष्ठ और यानी दांत और ओष्ठ दोनों मिलाकर बोले जाते हैं, और ब केवल दोनों होठों को मिलाकर बोला जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक यानी बिना मात्रा वाला होता है? तो कमल ऐसा शब्द इसमें से है जिनमें कोई मात्रा, किसी भी मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है। शब्द में केवल व्यंजनों में छिपा अस्वर, इसमें कोई स्पष्ट मात्रा नहीं लगी है, केवल अस्वर है, इसीलिए ये अमात्रिक शब्द कहलाता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अनुस्वर और चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक में क्या अंतर है? तो अनुस्वर केवल नाक से बोला जाता है, जबकि अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से। अनुस्वर केवल नाक से बोला जाता है और अनुनासिक नाक और मुख। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर ड़ और ड वे कौन से
व्यंजन बन जाते हैं तो वे उत्क्षिप्त यानी द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। ड में और ढ में अगर नीचे हम बिंदु लगा दें तो वे उत्क्षिप्त यानी द्विगुण वाले व्यंजन बन जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार यूपी टेट, सी टेट, बाकी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य में जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि अल्प विराम यानी वाक्य में कम समय में रुकने के लिए अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आश्चर्य, हर्ष, शोक और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हम सब जानते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग ऐसी स्थितियों में किया जाता है। अचानक उत्पन्न होने वाले मनोभाव को दर्शाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें वाह के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो हम सब जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो इसीलिए उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है। इसीलिए जय में अगर हम जोड़ दें परा तो ये शब्द क्या बन जाएगा? पराजय। इसलिए यहाँ उपसर्ग परा है। यहाँ पे उपसर्ग क्या है? परा। पराधन जय, पराजय। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अब हम जानते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, इसीलिए घबराना एक शब्द है, उसके साथ आहट प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा घबराहट बनती है। घबराधन आहट, घबराहट। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन यानी ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं और हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग कर लिए जाते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी उसके समान अर्थ, संस्कृत के समान, जैसे अग्नि, सूर्य, पुष्प आदि। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से दूध जो है वो तद्भव शब्द है। दूध तद्भव शब्द है जिसका तात्पर्य यानी तत्सम रूप दुग्ध होता है। संस्कृत में हिंदी में आते आते इसका रूप बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को जो अपने मूल भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग होते होते अपने कुछ पहचान को खो देते हैं और एक नई पहचान प्राप्त करते हैं कुछ बदलाव के साथ, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में दूध को दुग्ध कहा जाता है, लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग दूध के रूप में किया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए शब्द जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द।
यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता और जो लोक व्यवहार से बन गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अमृत शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत को और हम क्या कह सकते हैं? अमृत को हम कहते हैं सुधा। तो अमृत के जो पर्यायवाची हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: सुधा, पीयूष, सोम और अमीय। अमृत के ये सब पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अंधकार का सही विलोम क्या होगा? तो अंधकार का सही विलोम निम्न में से क्या होगा? प्रकाश। अंधकार का प्रकाश। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही होता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही होता है। इसीलिए अंधकार का विलोम प्रकाश होगा, अंधेरा का उजाला होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कविता के अंत में समान ध्वनियों वाले शब्द जैसे आना, जाना, खाना क्या कहलाते हैं? ये सभी तुकान शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तुकान शब्द, यानी राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। किसी भी पद्यांश की पंक्तियों के अंत में पाई जाने वाली वर्णों की समानता को तुक या तुकान शब्द कहते हैं, जो लय उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं? तुकान शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। छात्र शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो छात्र का सही बहुवचन छात्रगण या छात्र होगा। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में गण, वर्ग, जन या वृंद लगाया जाता है। सामान्य वाक्यों में छात्र भी प्रयुक्त होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो कवि का कवयित्री, इसकी स्पेलिंग यानी मात्रा पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कवयित्री, ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो लोग कवयित्री लगा देते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है? कव या में छोटी की मात्रा ई, त्र में बड़ी की मात्रा त्री, कवयित्री होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राम ने खाना खाया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये वाक्य सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि राम खाना खा चुका है। तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण होगा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मुहावरे आसमान सिर पर उठाना का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा बहुत शोर करना। बहुत शोर करना। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, बहुत अधिक शोर शराबा या हंगामा करते हैं। तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि आसमान सर पर उठाना। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि कम ज्ञान या गुण होने पर अधिक दिखावा करना। तो इसका ये ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तकालय यानी पुस्तक धन आलय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। दीर्घ संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। पुस्तक धन आलय। रमेश, रमा धन ईश में कौन सी स्वर संधि है? तो इसमें अ और ई मिलके ए हो जाते हैं, इसीलिए ये गुण संधि कहलाती है। ये कौन सी संधि कहलाती है? ऑप्शन डी, गुण संधि कहलाती है।
जब अ या आ के बाद ई छोटी या बड़ी आए और दोनों मिलकर ए बन जाए तो वहाँ गुण संधि होती है। इस बात को आप नोट कर लेंगे ताकि आगे इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप आसानी से उन्हें हल कर लें। इसे आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सदैव सदा सदा धन धन एव शब्द में कौन सी संधि है? तो ये वृद्धि संधि इसमें प्रयोग की गई है। वृद्धि संधि। कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि। व्याख्या देख लेते हैं। आ धन ए मिलके अय जब बन जाता है और दोनों मिलके अय बन जाए तो वहां वृद्धि संधि होती है। इसे भी आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अत्याचार यानी अति धन आचार। अति धन आचार इसमें कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि है। इसमें व्याख्या है कि ई धन आ यानी या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई या हो जाता है तो यह यड़ संधि कहलाती है। नयन ने धन अन शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। इसमें ए और अ मिलके अय बन जाते हैं, इसीलिए ये अयादि संधि कहलाती है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दिग्गज दिक धन गज में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ क व्यंजन का मेल ग व्यंजन से होने पर क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा में बदल गया, इसीलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निराशा निह धन आशा। निह धन आशा इसमें विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर आ आने पर विसर्ग रा में बदल गया, अतः यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो इसमें हम देखते हैं कि जिस वाक्य में कर्म यानी पत्र की प्रधानता होती है, यानी कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग या वचन कर्म के अनुसार होता है, वह कर्म वाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य होता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान हो न कर्म बल्कि भाव प्रधान हो, वे भाववाच्य कहलाती है। वे भाववाच्य कहलाती है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नीलकमल नीलकमल नीला है जो कमल में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधार समास प्रयोग हुआ है। जिस समास में पहला पद यानी पद विशेषण जैसे नीला और दूसरा पद विशेष यानी कमल हो, वहां कर्मधारय समास होता है। राजपुत्र राजा का पुत्र शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। जिस समास में उत्तर पद जो इसमें ये प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का, की, के आदि का लोप हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, कौन सा समास प्रयोग हुआ है? तो इसमें
बहुविरही समास का प्रयोग हुआ है। जब दोनों पद मिलकर तीसरे विशेष यानी अर्थ यानी रावण की ओर संकेत करते हैं तो वहां बहुविरही समास का प्रयोग होता है। चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा, तो इसमें द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण चार हो और समूह का बोध कराए वह द्विगु समास होता है। माता पिता, माता और पिता शब्द में समास कौन सा प्रयोग हुआ है? तो इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या आदि लगे वहां द्वंद्व समास प्रयोग होता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाये, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहां एक ही वर्ण यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जिससे काव्य में सौंदर्य बढ़े वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कनक शब्द दो बार आया है और दोनों में अर्थ अलग है, सोना और धतूरा। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है सा, सी, सरिस वाचक शब्दों के साथ, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों को ही कमल मान लिया गया है। यहाँ कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे, अभेद आरोप, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हिंदी के प्रश्न में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।